जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल जैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों आज हम लोगों को मराठों की सीरीज़ का एक अगले चरण पर वर्क करना है, जिसमें आज हम लोगों को बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करनी है। देखो, ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं, इनका जो पेशवा की गद्दी का समय हम लोग देखते हैं 1740 से और 1761 तक का हम लोग समय इनका देखते हैं, 1740 से 1761। हम लोग इनके कार्यकाल को 7 चरणों में पढ़ेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके 7 अलग अलग पार्ट में। तो जैसे कि 7 पार्ट मुझको करने हैं, तो मेरा बोर्ड तो अलाउ नहीं करता है कि 7 पार्ट में मैं आप लोगों को सब कुछ इसमें समझा दूं। तो कुछ पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको रफ करके आप लोगों को मैं उसको बता दूंगा। तो देख लेते हैं। पहला तो हम लोग देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन, भाई परिचय। इनके बारे में छोटी छोटी सी बातें जो कई बार इक्का दुक्का छोटे मोटे एग्जाम में पूछ भी ली जाती है। फिर हम लोग देखेंगे इनका, वैसे अगर मैं बाजीराव जी के बारे में बात करूं तो इनका जो मैक्सिमम फोकस रहा है वो दक्षिण भारत की राजनीति में रहा है। दक्कन की राजनीति में इनका बहुत ज़्यादा जो है रुझान रहा है। तो इनके अधिकांश जो अभियान हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो भी दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में अपना कदम रखने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए भी इन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो ऐसे ही हम दक्षिण भारत के छोटे छोटे डायनेस्टी के पार्ट को कि उनके साथ कैसा इनका संबंध रहा है, और ऐसे ही उत्तर भारत की राजनीति के साथ छोटे छोटे पार्ट में उनका संबंध इनके साथ कैसा रहा है, उनको ही छोटी छोटी सी डिटेल में आप लोगों को मैं बताते हुए चलता हूँ। जैसे हम लोगों को बात करनी है कि इनके निज़ाम के साथ कैसे संबंध रहे हैं, या फिर निज़ाम के क्षेत्र को हथियाने के लिए क्या क्या काम करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर इनके मालवा के साथ क्या संबंध रहे हैं, मालवा प्रदेश जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड। फिर हम लोग एक पार्ट और देख लेंगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र रहे हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और साउथ में हम लोग जैसे कि ये कर्नाटक वगैरह में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या आगे जा कर के अपने कदम बढ़ाए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर तो आपके सामने ये 5 पार्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, 2 पार्ट हम लोग फिर अपने रफ करने के बाद फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी बात शुरू कर लेते हैं बालाजी बाजीराव जी से, कि जो बालाजी बाजीराव हैं, हम लोगों ने इनसे पहले के जो पेशवा पढ़े हैं बाजीराव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो थोड़ा सा चर्चा वहीं से थोड़ा सा, जो देखो जो आज वाली क्लास है ना, ये आज वाली क्लास हमारी पूरी की पूरी मिलीजुली क्लास रहेगी। मतलब जो अब तक हम लोगों ने कभी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों तक का हम लोगों ने पहले टाइम पढ़ा था, वो वाली चीज़ें मराठे जो निज़ाम हम लोगों ने पढ़ा था, मैसूर हम लोगों ने पढ़ा था, वो आज वाली क्लास में सब की सब चीज़ें अब मर्ज होने के लिए जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली वाली क्लासेस की हैं तो ये वाली क्लास बिल्कुल ही आपको हलवा लगेगी और लगेगा अच्छा ऐसा जाल बुना हुआ था यहाँ पर। क्योंकि यही वो टाइम दौर होता है जब वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर भी हम लोग देखते हैं लगभग सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह का प्रोग्राम, और दक्षिण भारत में वो अपने अलग अलग अभियान चलाते हैं। यही वो दौर था, यहाँ पर प्लासी का युद्ध भी लड़ते हैं, कर्नाटक में फ्रांसीसी कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर निज़ाम के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। ये वही दौर है जो कि सब के सब अब यहाँ की राजनीति के साथ मर्ज होने के लिए जा रहा था। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनका जो जन्म था, इनका जन्म 8 दिसंबर 1720 को हुआ था पुणे के किले में। अब जन्म हुआ तो भाई साहब ज़रूरी सी बात है कि कोई ना कोई तो इनके माता और पिता रहे होंगे। तो इनके जो पिताजी थे बाजीराव फर्स्ट, जो इनके फादर बाजीराव फर्स्ट थे, ठीक। और जो माता जी थी इनकी, माता का नाम था इनका काशीबाई। इनको एक अन्य नाम से और पुकारा जाता है, एक इनका और अन्य नाम है जिसको आप बोलते हो नाना साहब।
नाना साहब के नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे घर परिवार में हम लोगों का नाम टिंकू मुन्नू बबलू चिंटू विंटू हो जाता है, ऐसे ही घर में भाई साहब का नाम नाना साहब जी हुआ करता था। और जब इन्होंने पेशवाई पद पर बैठे तो बालाजी बाजीराव पेशवाई उपाधि के आधार नाम पर यहाँ पर पद पर बैठते हैं। देखो इनके बारे में एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं सरदेसाई। सरदेसाई जी ने कहा था कि जो बालाजी बाजीराव हैं इनके पूरे प्रशासन को एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो बालाजी बाजीराव है इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छी कमांड बना के रखी हुई थी, और इनके इतने प्रशासन के फलने फूलने का जो सबसे बड़ा बेसिक जो सूत्र था वो इनकी अर्थव्यवस्था का ही हुआ करता था। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर इतना ज़बरदस्त तरीके से नियंत्रण बनाया हुआ था कि वो हर एक क्षेत्र में अपनी इस अर्थव्यवस्था, अपनी इस पैसे की पावर के आधार पर हर एक क्षेत्र को धीरे धीरे विजित करते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते हैं कि लेकिन अर्थव्यवस्था के तंत्र को तो इन्होंने मजबूत किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो प्रशासनिक स्तर था, मतलब जैसे अपने मंत्रियों के साथ साठगांठ बना करके रखना, उसमें कहीं ना कहीं ये फीके पड़ जाते हैं, अपने पिताजी की तरह उस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो सरदेसाई जी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने इनके बारे में क्या कमेंट किया है। सरदेसाई ये एक इतिहासकार रहे, सरदेसाई ये एक इतिहासकार रहे हैं और इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण रखा था, बहुत अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बालाजी बाजीराव थे, इनको छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स में बना करके हम लोग लिख सकते हैं। जो बालाजी बाजीराव थे इनका जो अधिकांश फोकस था वो दक्कन की राजनीति में, इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था दक्कन की राजनीति में। देखो ध्यान रखना, जो इनसे पहले व्यक्ति आए थे बाजीराव फर्स्ट, मतलब जो इनके पिताजी थे, वो इनके पिताजी का अधिकांश फोकस रहा है उत्तर भारत की राजनीति में और इनका अधिकांश फोकस रहा है दक्षिण भारत की राजनीति में। आप लोगों से छोटे छोटे से कूट बना करके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन से मराठा पेशवा थे जिनका फोकस जो है साउथ की जो पॉलिसी में या फिर उनके राजनीति तंत्र पर रहा है या उत्तर भारत में रहा है। तो आप ऐसे इस तरीके से इनको याद भी रखें। तो ये तो इनका थोड़ा बहुत सामान्य परिचय। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है इन अलग अलग क्षेत्रों में। देखो जो निज़ाम है, मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ हैदराबाद के बारे में कि 1748 में यहाँ के जो निज़ाम थे उनकी डेथ हो जाती है। 1748 में निज़ाम की डेथ हो जाती है। निज़ाम की डेथ के बाद फिर यहाँ पर निज़ाम की गद्दी को हथियाने के लिए गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसकी चर्चा हम हैदराबाद वाले पोर्शन में ऑलरेडी कर भी चुके हैं आप लोगों के साथ। तो आप उस वाली क्लास को जाकर के पीछे देख सकते हैं। तो मैं बता भी चुका हूं कि इनकी मृत्यु के बाद कारणवश यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस गृह युद्ध के लिए जब ये गृह युद्ध छिड़ जाता है तो यहाँ के जो पेशवा हुआ करते थे, तो जो पेशवा थे इन पेशवा की नज़र हुआ करती थी इस निज़ाम हैदराबाद की टेरिटरी में दो बड़े प्रदेश हुआ करते थे, जो नाम उनका, एक का नाम था खान देश और दूसरे का नाम था बराड़। तो यहाँ पर इस गृह युद्ध में ये जो पेशवा थे, पेशवा की नज़र थी दो क्षेत्रों पर, एक था खानदेश और दूसरे का नाम था बराड़। इन दो क्षेत्रों पर, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग के स्रोत अच्छे खासे हुआ करते थे, यहाँ पर नदियों का जाल अच्छा खासा हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ पर इकोनॉमी के आधार पर देखा जाए तो इनको अच्छे खासा रेवेन्यू मिलने की यहाँ पर आशा उम्मीद भी हुआ करती थी। तो इन दो बड़े प्रदेशों पर इनकी नज़र हुआ करती थी। तो यहाँ पर इन दो प्रदेशों को हथियाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गृह युद्ध था, तो एक मैं आपको वैसे ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, आप पहली क्लास में जाकर के देख सकते हैं हैदराबाद के बारे में। तो एक तरफ के कैंडिडेट के साथ ये अपना मेल मिलाप मिलाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की तरफ दूसरे वाले यहाँ पर ये अंग्रेज़ वगैरह हो जाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ की राजनीति में चूंकि एक साथ दो काम होते हैं, यहाँ पर कर्नाटक की राजनीति में भी और हैदराबाद की राजनीति में भी इनके बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जैसे निज़ाम और उस तरफ नवाब, उनकी डेथ हो जाती है, जैसे उस तरफ दोस्त अली जैसे लोग थे,
तो यहाँ पर इनकी गद्दी को हथियाने के लिए लोग आ जाते हैं। तो एक तरफ फ्रांसीसी सहयोग करते हैं और एक तरफ अंग्रेज सहयोग करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ में मराठा सहयोगी बन जाएंगे, कुछ में फ्रांसीसी सहयोगी बन जाएंगे। तो ऐसी यहाँ पर कड़ी थी, आप पहली क्लास में जा करके देख सकते हैं, मैं इसको अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ऐसी ही कड़ी में यहाँ पर जो निज़ाम थे, देखो एक बच्चे का भी मेरे पास कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि सर निज़ाम की डेथ 48 में हो गई थी, आपने निज़ाम वाली क्लास में आगे जा करके भी बताया कि निज़ाम ने 1767 में भी वहाँ पे वो काम किया। निज़ाम एक पद का नाम है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है निज़ाम। निज़ाम एक, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे यहाँ पर बहुत से आए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं जिसको मैं पर्टिकुलर बोलूँ हाँ कि भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, या फिर पर्टिकुलर वो ही रहेंगे पूरे भारत के। भाई मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं और मोदी जी भी हैं, तो व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं चल रही है। निज़ाम पद एक एज ए, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री पद बोलते हैं, एक ऐसा पद हुआ करता, तो आगे आने वाले इस पद पर कोई भी बैठ सकता है, उसको भी निज़ाम ही बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनके जाने के बाद यहाँ पर फिर जो निज़ाम थे, जो इनके बैठने के बाद जो निज़ाम गद्दी पर बैठे, उनकी सहयोग करने के लिए यहाँ पर जो फ्रांसीसी सेना थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी धीरे धीरे कमांड बनानी शुरू कर दी थी, और मिस्टर बुस्सी यहाँ पर आए थे, और उस तरफ सप्तवर्षीय युद्ध चल पड़ा था। आप पहली क्लास को अब कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर निज़ाम की मदद के लिए, निज़ाम की मदद के लिए फ्रांसीसी आ जाते हैं। निज़ाम की मदद के लिए फ्रांसीसी आ जाते हैं और अपनी आधुनिक तोप वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो युद्ध था, ये युद्ध लंबा चलता है। ये युद्ध चलता है लंबा। अब युद्ध लंबा चलेगा तो जाहिर सी बात है, और दूसरी तरफ जो उस तरफ सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ था, यहाँ पर जो जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसियों में वहाँ की सेना, वहाँ की जो राजनीति थी, मिस्टर बुस्सी को यहाँ से बुला लिया जाता है। मैं आपको पहले बताया था, तो बुस्सी बीच में ही छोड़ करके चला गया इनको, निज़ाम लोगों को। तो अब इनकी सपोर्ट कौन करे? तो जिसकी वजह से ये युद्ध लंबा चला, जिसकी वजह से ये निज़ाम इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर निज़ाम और मराठों के मध्य एक संधि होती है, और वो संधि होती है भाल्की की संधि। ठीक, इसको भल्की की संधि बोला जाता है, भल्की की संधि। भल्की की संधि होती है 1752 में, 1752 में, 1752। और 1752 में इस संधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो मैं आपको बताया था बराड़ का लगभग आधा पार्ट किसके पास? मराठों के पास चला जाता है इस संधि के अकॉर्डिंग। लेकिन मराठों का मन इस आधे प्रदेश से नहीं भरा। संधि हुई, कुछ समय बीता, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1757 के बाद से फिर मराठों ने अपनी कड़ी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ानी शुरू की। 1757 का ही समय ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1757 का वो दौर था जब मराठे उत्तर भारत की राजनीति में पंजाब और दिल्ली वाली बेल्ट की तरफ भी कूच कर चुके थे। वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के जो व्यक्ति हुआ करते थे, व्यक्ति विशेष, हम लोग चर्चा करें यहाँ आगे, उनको उन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया था। तो और ज़्यादा इनके अंदर आकांक्षाएं बढ़ी, क्योंकि जो दिल्ली को सीधी सीधी चुनौती थी, और दिल्ली में सीधा सीधा जा करके अपने व्यक्ति को एंट्री करवाने का यहाँ पर मंशा भी धीरे धीरे उनकी क्लियर हो चुकी थी। और चूंकि निज़ाम उसके अधीन आया करता था, तो इन्होंने सोचा कि चलो इस निज़ाम के ऊपर भी अपनी कार्रवाई कर दी जाए। तो यहाँ पर 57 से युद्ध चलता है, और फिर वो धीरे धीरे जा करके वो युद्ध एक 1760 तक वो धीरे धीरे युद्ध चलता है, और एक उदयगिर का युद्ध होता है जिसमें निज़ाम बड़ी पूरी तरीके से परास्त हो जाता है। तो ये युद्ध भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इनके समय में। उदयगिरी का युद्ध 1760, उदयगिरी का युद्ध होता है 1760, जिसके तहत जो मराठे थे, मराठों को अहमदनगर, बुरहानपुर, अहमदनगर, बुरहानपुर, दौलताबाद, बहुत बहुत बड़ा शहर था दौलताबाद,
जैसे जो प्रदेश थे जो निज़ाम की टेरिटरी में आया करते थे, वो ये सब के सब प्रदेश अब मराठों के अधीन हो चुके थे। ये सब के सब प्रदेश मराठों के अधीन हो चुके थे। तो यहाँ से इस निज़ाम के ऊपर भी इन्होंने विजय पाई और इस निज़ाम वाले क्षेत्र को अब हायर करके अपनी तरफ अगले प्रदेश की तरफ धीरे धीरे कूच करना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा प्रदेश के बारे में। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले निज़ाम के साथ लड़ाई करेंगे, फिर मालवा के साथ, फिर बुंदेलखंड के साथ, ऐसा नहीं है। अभी इनके साथ युद्ध चल रहा है तो बीच में गैप रहा, कहीं और जाके ढाबा बोल दिया, फिर कहीं और जाके ढाबा बोल दिया। तो ये एक दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है कि रैंडमली पहले आज हम इसके ऊपर चट करेंगे फिर उसके पास हम लोग जो है इसको फतेह हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी जाकर के दूसरे प्रदेशों में अपना प्रभुत्व ये जमाने की कोशिश किया करते थे। तो अब देख लेते हैं हम लोग मालवा प्रदेश के बारे में। मालवा के बारे में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मालवा पर जो यहाँ पर इनसे पहले जो पहले पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इस मालवा प्रदेश के ऊपर भी अटैक किए थे। पिछली क्लास में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो मालवा के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो 1735 में यहाँ पर मालवा पर इन्होंने जो मराठे थे, मराठों ने चौथ का अधिकार ले लिया था अपने पास ही। मतलब यहाँ का जो टैक्स था उसके टैक्स का 1/4 मराठों के पास जाना प्रारंभ हो गया था। लेकिन यहाँ से भी पेट नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ पर इस मराठा प्रदेश के ऊपर, चूंकि जो मराठा प्रदेश था, इस मराठा प्रदेश और बुंदेलखंड की अगर बेल्ट देखे जाए, अगर इसके ऊपर अच्छी तरीके से कमांड हम लोग कर लें तो भाई साहब उत्तर भारत जो दिल्ली है, दिल्ली पर हम कभी भी अटैक और अवध पर हम लोग कभी भी अटैक बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसी मंशा के साथ इन प्रदेशों को अब जीतने का प्रयास भी यहाँ पर होने लगता है, जिसका एक आगे जाकर के इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 1741 में 1741 में इस पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। पूरा का पूरा अधिकार, पूर्ण अधिकार हो जाता है। और ये जो अधिकार था, ये अधिकार ऐसा नहीं है किसी युद्ध से हुआ, ये डरा करके हुआ है। किसको? यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ मुग़ल बादशाहों के बारे में। तो यहाँ पर उसी का क्रम था कि 1741 में एक राजा जयसिंह जी थे यहाँ पर, उनकी मध्यस्थता के वजह से यहाँ पर एक संधि होती है और उस संधि के अकॉर्डिंग इस पर लगभग अपना कंट्रोल यहाँ पर इनका जमना शुरू होता है। और इस संधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सूबेदार थे, सूबेदार पद पर तो जो मुग़ल बादशाह थे वो अपने राजकुमार मतलब अपने लड़के को भेजते हैं, जिनका नाम था अहमद, राजकुमार अहमद। और प्लस जो नायब सूबेदार होता है, मतलब उसके बाद नायब सूबेदार पद पर यहाँ पर पेशवा को नॉमिनेट करते हैं। मतलब पेशवा का अब सीधा कंट्रोल कहाँ पर, यहाँ की फौज के ऊपर, यहाँ के रेवेन्यू के ऊपर अब लगभग कंट्रोल हो चुका था। और यहाँ पर संधि के अकॉर्डिंग ये भी बात तय हुई थी कि जो पेशवा है, पेशवा लगभग 4000 सैनिकों की जो है फौज हमारे लिए जो है हमेशा के लिए तैनात रखेंगे। मतलब अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो लगभग 4000 लोगों की, आप लोगों की फौजों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर संधि साइन होती है और लगभग उत्तर भारत की राजनीति में मुगलों की अब डायनेस्टी में धीरे धीरे इनका प्रभाव जमना शुरू होता है। ये तो रहा मालवा का प्रदेश। और उसके बाद फिर बात करते हैं बुंदेलखंड की जड़ें भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जब इनके पिताजी थे तो यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बाजीराव मस्तानी वाली मूवी, वो जब यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आते हैं तो ये जो बुंदेलखंड वाला और झांसी वाला प्रदेश मैंने आपको बताया था, इसको गिफ्ट देने की बात करते हैं तो 1739 में तो इनको 1729 में ये जो बुंदेलखंड था ये इनको भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। भेंट के रूप में इनको ये प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलो पड़ा है प्रदेश। यहाँ की चूँकि भौगोलिक कंडीशन आज भी हम लोग देखते हैं, पानी से यहाँ पर जो है क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्यासा पड़ा रहता है, तो यहाँ पर इतना प्रोडक्शन नहीं था। और उस दौरान तो प्रोडक्शन के आधार पर, लेकिन इसको अब जो यहाँ पर पेशवा थे
इन्होंने इस प्रदेश को अब उत्तर भारत की राजनीति के एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखना शुरू किया कि अगर यहाँ पर हम लोग अपनी फौजों को तैनात कर दें तो हम अवध के ऊपर बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने के लिए यहाँ पर बुंदेलखंड में एक छोटा सा प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था औछड़ा। तो यहाँ पर औछड़ा के सरदार को यहाँ से परास्त कर दिया जाता है ये आपके मराठों के द्वारा 1742। देखो क्रम जुड़ रहा है ना, 41 में यहाँ पर अधिकार किया और 1742 में इस बुंदेलखंड पर औछड़ा का सरदार, इसको ये पराजित करते हैं और पराजित करके इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर ये अपना कंट्रोल प्रभुत्व जमा लेते हैं और उसी की ही कड़ी में आगे जाकर के पूर्ण नियंत्रण हो जाता है किस पर? झांसी पर हो जाता है पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, आगे जाकर के रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी बताऊंगा मैं। अब देखो मराठों का यहाँ पर धीरे धीरे वेटेज बढ़ने लगा है, तो मराठों के अब संबंध यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे और वही जो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी पढ़ते हैं अपने इतिहास में, ये वही मराठों की ही एक पुत्री थी जो कि जिनका विवाह यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे जाकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो था बुंदेलखंड वाला रीजन। फिर हम लोग बात करते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले रीजन में, साउथ एंड साउथ ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर। ठीक, देखो दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कर्नाटक की राजनीति का थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करना कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो तंजौर था, तंजौर में जो मराठों के जो सरदार लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे दोस्त अली से। दोस्त अली कौन? जो कर्नाटक के नवाब थे, जो तंजौर के मराठा सरदार वो बहुत ज़्यादा दुखी थे बेचारे। किससे? दोस्त अली से। दोस्त अली, ये दोस्त अली कर्नाटक के नवाब थे। मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कर्नाटकों के बारे में। तो होता क्या है कि इनको टैगल करने के लिए यहाँ से मराठों के एक व्यक्ति, एक बड़े वीर प्रतापी व्यक्ति पहुँचते हैं इस क्षेत्र के ऊपर अपना कमांड, अपना परचम लहराने के लिए। नाम था उनका रघुजी भोसले। ठीक है, इस दोस्त अली के ऊपर अटैक करने के लिए रघुजी भोसले यहाँ पर अटैक करते हैं। ठीक है, युद्ध करते हैं, युद्ध होता है और इस युद्ध में हम लोग परिणाम के रूप में देखते हैं यहाँ पर इस युद्ध में जो दोस्त अली था वो दोस्त अली मारा जाता। दोस्त अली मारा गया भाई, मारा गया। तो इन क्षेत्रों पर अब अधिकार जमाना भी है और यहीं से फिर कहानी प्रारंभ हो जाती है कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध की। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में उस तरफ अंग्रेज भी बड़े सक्रिय और उस तरफ फ्रांसीसी भी बड़े सक्रिय। फ्रांसीसी चाहते कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे हो, अंग्रेज चाहे कि हमारा कंट्रोल यहाँ पर हो। लेकिन जो यहाँ पर मराठे थे, मराठों का ऐसा विचार नहीं था कि पूरे के पूरे क्षेत्र पर इनका कंट्रोल हो। मराठे केवल कुछ ही पर्टिकुलर रीजन जहाँ से उनको रेवेन्यू अच्छा खासा मिले, उन क्षेत्रों तक ही वो अपना जो है सीमित रखना चाह रहे थे। बट जो भी रहा हो, यहाँ से इस बात से तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इस वाले क्षेत्र में मराठों का परचम अच्छा खासा है। अगर आपको मराठों को चुनौती देनी है तो आपको बहुत भली बात ही सोच करके आना होगा। यही क्रम था कि रघुजी जो भोसले थे, इन्होंने अब धीरे धीरे यहाँ से कटक से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं और उस तरफ बंगाल वाला प्रदेश हम लोग देखते हैं। और बंगाल के बारे में भी मैं आप लोगों को इस रीजन के बारे में बता भी चुका हूं कि उस दौरान बंगाल के नवाब हुआ करते थे मिस्टर अलीवर्दी खां। आप पिछली क्लास जा करके चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर पिछली क्लास में। यहाँ पर ये रघुजी भोसले अब इस तरफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन प्रदेशों पर जाकर के चौथ वसूली करना शुरू करते हैं।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीओ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन प्रदेशों पर जाकर के वो आक्रमण अपना करना शुरू करते हैं। कभी भी घोड़े उड़ा देते हैं, घोड़े उस तरफ दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो उस तरफ होता क्या है, जो यहाँ पर जो बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे अलीवर्दी खां, वो अभी इतने सक्षम नहीं थे कि मराठों को सीधी सीधी चुनौती दे सके, बट फिर भी चौथ वसूलने का उनको अधिकार दिया। ठीक, कुछ प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में नहीं। अब होता क्या है, जो अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां ने एक छोटी सी भूल कर दी। चूंकि अंदर से कुंठाएं होती हैं, हमको भी अगर कोई सता रहा है और हम लोग उसको नहीं मार सकते तो अंदर ही अंदर बद्दुआ बहुत देते हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। अब वो राजा महाराजा तो ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन अपने गुप्तचर लोगों के माध्यम से वो धीरे कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो एक छोटा सा नुकसान भारी पड़ गया बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को। होता क्या है, यहाँ पर मराठों ने अपना एक वित्त मंत्री भेजा हुआ था, नाम था जिसका भास्कर राव। मराठों का वित्त मंत्री, वित्त मंत्री मतलब ये वित्त मंत्री पूरे मराठी क्षेत्र का नहीं था, ये केवल इन्हीं प्रदेशों में इस चौथ की वसूली के लिए इन्होंने मंत्री रखा था, भास्कर राव। ये जो मिस्टर अलीवर्दी खां थे, ये अलीवर्दी खां इस भास्कर राव को मरवा देते हैं, भास्कर राव को ये मरवा देते हैं और मराठे अब तिल मिला जाते हैं। ये कैसे कर दिया, मराठे पहुंचते हैं अपनी 4,000-5,000 लोगों की सेना लेकर के इस बंगाल वाले प्रदेश में और रौंद डालते हैं यहाँ के प्रदेश को। अलीवर्दी खां मजबूर हो करके बोलता है कि बाबूजी आप एक काम करो, ये जो उड़ीसा है, ये उड़ीसा पूरा का पूरा आप ले जाओ। उसके साथ साथ जो बंगाल और बिहार वाला प्रदेश है, इस पर भी मैं आपको चौथ वसूली का अधिकार दे देता हूँ। अपने साम्राज्य को उन्होंने इस तरीके से संधि करके बचाया, नहीं तो ये तो पूरा प्रदेश यहाँ पर मराठों के अधीन हुआ करता होगा। और अगर ऐसा हो जाता तो काश यहाँ पर प्लासी जैसा युद्ध यहाँ पर अंग्रेज करने की हिमाकत ना करते। तो यहाँ पर जो अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां मराठों के साथ संधि करते हैं 1751 में, जिसमें जो उड़ीसा था, उड़ीसा पूरा का पूरा दे देते हैं मराठों को, और प्लस बंगाल और बिहार इस पर चौथ वसूली का अधिकार दे देते हैं। और ये चौथ कितना होगा भाई, ये 12 लाख रुपए वार्षिक था, वार्षिक चौथ था ये 12 लाख रुपए वार्षिक। तो इन प्रदेशों में भी इन्होंने अपना परचम लहराना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ से मराठों को कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पर शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, हमको तो 12 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, और इस उड़ीसा वाले प्रदेश के ऊपर अपना प्रभुत्व है ही। ठीक है, तो ये प्रदेश था यहाँ पर बालाजी बाजीराव के अंतर्गत रह करके ये काम हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले नेक्स्ट वाले छठे पोर्शन और 7वें पोर्शन के बारे में। तो अब 2 पार्ट हमारे पास बचते हैं। एक पार्ट में तो हम लोगों को पढ़ना है संगोला की संधि, और दूसरे पार्ट में हम लोगों को देखना है बालाजी बाजीराव का पंजाब और दिल्ली की तरफ कूच करना। तो पहले देख लेते हैं संगोला की संधि। ये जो संगोला की संधि है, ये बहुत बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात भी कर चुके हैं कि पहले मिस्टर शाहू थे जो अब तक छत्रपति पद पर विराजमान थे, लेकिन धीरे धीरे मिस्टर शाहू ने जो पावर जो ट्रांसफ़र थी, जो शक्ति का हस्तांतरण था, वो धीरे धीरे पेशवा पद को देना शुरू कर दिया था। यहाँ पर होता क्या है कि 1749 में जो मिस्टर शाहू थे, मिस्टर शाहू का निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो मिस्टर शाहू थे, मिस्टर शाहू के कोई अपनी संतान नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि ताराबाई यहाँ पर आई थी मजबूर होकर के, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट ने इस तरीके से तहलका मचाया हुआ था कि यहाँ पर उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ताराबाई आती है और अपने पौत्र, अपने पोते को लेकर के आती है और शाहू के सामने रख देती है कि ये जो अंततः है, ये जो पोता है मेरा, ये है तो आपके ही वंश का खून। तो यहाँ से जो मिस्टर शाहू थे, मिस्टर शाहू उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। किसको? ताराबाई के
पौत्र को, ताराबाई का पौत्र मतलब पोता, नाम था राम राजा, राम राजा, इनको ये गोद ले लेती। अब इनको गोद तो ले लिया। अब जाहिर सी बात है, जब शाहू की डेथ हो जाएगी, छत्रपति पद से उनकी डेथ हो जाएगी, तो जो मिस्टर शाहू का पद होगा, छत्रपति पद, वो खाली, तो उनका उत्तराधिकारी अब कायदे में कौन हो जाता है? राम राजा। तो अब राम राजा का यहाँ पर राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक। राम राजा यहाँ पर राज्याभिषेक होता है, किस पद पर? छत्रपति पद के लिए राज्याभिषेक होता है। ये जो राज्याभिषेक था, ये जनवरी 1750 में होता है, जनवरी 1750 में ये राज्याभिषेक होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी पद पर हम बैठेंगे तो हमारी आकांक्षाएं जाग उठेंगी कि यार हम क्यों ना इस चीज़ को और अच्छा बेहतर तरीके से कर सकें, तो उसमें कई बारी सीमाएं भी लांघनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही जो ये नवयुवक थे राम राजा, इन्होंने भी काम करना शुरू किया। तो इन्होंने अपने पद पर, छत्रपति पद पर बैठने के बाद अपना अन्य दल पर काम करना शुरू कर दिया, अपना अलग से ही दल बनाने लगे। एक तरफ तो पेशवा काम कर रहा है और दूसरी तरफ ये अपना एक अलग ही दल बनाने में लग पड़े। उस तरफ जो ताराबाई थी, ताराबाई की भी अब आकांक्षाएं जाग उठी कि अंततः है तो ये हमारा ही पुरखों का क्षेत्र, तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर ही अपना प्रभुत्व अच्छी तरीके से जमा लें और पेशवा वेशवा को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकें। तो यहाँ पर जो ताराबाई थी, ताराबाई भी अपना अधिकार जमाने पर लग पड़ी। ताराबाई अपना अधिकार जमाने लगी, अधिकार जमाने लगी और अंत कड़ियाँ तो इस तरीके हो जाती है कि एक बार तो ये अपने पौत्र मतलब छत्रपति को ही ये जो है नज़रबंद करवा देती है। आप समझ सकते हो क्या कितने यहाँ पर राजनीति के लिए तिगड़मबाजी हुई होगी। बट जो भी रहा हो, इस अन्य दल को या फिर राजनीति की आकांक्षा लिए ये या फिर उस तरफ पेशवा अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, यहाँ पर साम्राज्य में एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो रघुजी भोसले थे, उन्होंने अब यहाँ पर मध्यस्थता करवा करके इनके बीच एक संधि होती है जो कि संगोला की संधि। ध्यान रखना, संगोली की संधि नहीं है, वो अंग्रेज और नेपालों के बीच में होगी, नेपाल के बीच में होगी। यहाँ पर संगोला की संधि होती है, ठीक है। ये नागपुर के पास ही प्रदेश पड़ता है, संगोला की संधि होती है। इस संगोला की संधि किस किस के बीच में होगी? यहाँ पर छत्रपति और पेशवा के मध्य ये संधि होती है, जिसकी मध्यस्थता रघुजी भोसले करवाते हैं। अब इसी संधि के अकॉर्डिंग आगे तक यहाँ पर कार्य होगा। यहाँ पर पेशवा और कौन? छत्रपति, पेशवा और छत्रपति के मध्य ये संधि होती है। कौन सी? संगोला की संधि। और मध्यस्थता कौन? रघुजी भोसले करते हैं, रघुजी भोसले करते हैं संधि, इनके बीच में मध्यस्थता। अब संधि होगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बातें रखी जाएंगी। तो बातों में क्या होगा, जो आज का आप इंडियन पॉलिटी का सिनेरियो देखते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के बीच में, वही सिनेरियो इस संगोला की संधि के तहत देखा गया। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन अगर डेप्थ में जाकर के पूछना ही हो तो बन सकता है कि भाई साहब आज की जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो पावर सेपरेशन है, इसका कहीं ना कहीं छवि हम लोग को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत नजर आती है? तो वो संगोला की संधि है, जिसके तहत कहा गया था जी छत्रपति है वो नाम मात्र के राजा होंगे। छत्रपति नाम मात्र के राजा होंगे, ठीक है। और जो पेशवा है वो वास्तविक राजा होगा। वास्तविक राजा होगा मतलब जैसे आज हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक देखा जाता है और वो नाम मात्र के देखे जाते हैं, ठीक। जो छत्रपति है, बस एक चीज़ अलग है यहाँ पर, जो छत्रपति है, छत्रपति पद को वंशानुगत कर दिया गया। छत्रपति पद को वंशानुगत कर दिया गया, एक सिक्योरिटी दी गई कि हम आपको इस पद से नहीं हटाएंगे,
कभी आप सोचो कि पेशवा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, खुद भी छत्रपति बन जाएगा, नहीं, आपको सिक्योर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आपको और इस तरीके से नहीं करना होगा। यहाँ पर जो राजनीति का केंद्र था, राजनीति का केंद्र, इस राजनीति के केंद्र को चेंज किया गया। अब तक राजनीति का केंद्र सतारा हुआ करता था और अब सतारा की जगह पूना, सतारा से शिफ्ट किया गया पूना, सतारा की जगह अब पूना को यहाँ पर राजनीति का केंद्र बनाया गया। तो आप ये बातें इस संगोला की संधि की भी याद रखेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने अगले वाले चरण, पंजाब और दिल्ली वाले। ये चरण काफ़ी बड़े वाला है, क्योंकि इसी चरण में हम लोगों को पढ़ना भी है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मैं बड़े इत्मीनान से बताऊंगा आपको, बड़ी ही बारीकी के साथ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसके साथ बनते हैं। ठीक है, उसकी एक एक हम लोग डिटेल्स को बड़े आराम से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। आप लोगों को अगर ये वाली क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से हम लोगों को सचेत कर दिया करें। ठीक है, अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अगले पानीपत के तीसरे युद्ध के आधार पर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर मन करे तो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।